बाबा का बुलडोजर जो है क्रूरता का प्रतीक बन गया है प्रदेश में, क्रूरता और दमन का प्रतीक बन गया है। जबकि बीजेपी के लोग 24x7 वाला उनकी राजनीति होती है, 24 घंटा वो राजनीति के बारे में सोचते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला में सिर्फ धार्मिक प्रयोगशाला उनकी है, धर्म की तैयारी करती। किसी भाजपा के बड़े नेता का नाम बताइए जिसके ऊपर बुलडोजर चलाएं बाबा जी। इनका बुलडोजर सिर्फ विपक्ष की आवाज़ बंद करने के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य एग्रेसिव हुए इस चीज़ को लेकर के, जो कानपुर में क्या घटना, कितना विभत्स घटना हुई कि एक जिंदा जो माँ बेटी जल गई कृष्ण गोपाल दीक्षित के परिवार की। देखिए, चौपाई हुआ या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हुआ, उसका समाजवादी पार्टी ने कभी कोई विरोध नहीं किया। जो भी संघर्ष करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को किसानों के लिए करेगी। संजय निषाद इन्हीं के कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने भगवान राम को लेकर कितनी आपत्तिजनक बात कही थी। माँ कौशल्या की उन्होंने अपमान किया। तो क्या ये माना जाए कि स्वामी के बयान ही अखिलेश के बयान है? अगर समाजवादी पार्टी में है तो पार्टी में रह के अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाएंगे तो ये तो क्षम्य नहीं है। क्या अब SC/ST या OBC की राजनीति करके अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है? 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग के जो चीफ हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, उनकी नियुक्ति सरकार कर दे रही है अपने आदमी को बैठाने के लिए। और यही उत्तर प्रदेश का चुनाव डिसाइड करता है कि देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा या किस पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा प्लांट करके उनसे बुलवाती है कि आप ऐसे बोलिए कि 45 साल में बेरोजगारी का दर जो हाईएस्ट रेट है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ अशोक यादव जी मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अभी हाल ही में इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से ये तमाम टीवी चैनलों पर प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इन्हें आमंत्रित करें और इनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत करें। उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर बातचीत करें, प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है उस पर बात करें। क्योंकि जब भी कोई सत्ता पक्ष होता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज हो या भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पक्ष को अपनी कमियां नज़र नहीं आती। उसकी कमियों को गिनाने वाला, बताने वाला विपक्ष होता है। तो अब ये विपक्ष में है तो कानून व्यवस्था पे भी इनसे सवाल पूछेंगे कि किस तरह से चल रहा है और क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, पार्टी की क्या नीति है। क्योंकि पिछले कई चुनावों में समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि 2022 में, इवन अखिलेश यादव को भी लगा था कि 2022 में हमारी सत्ता में वापसी होगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी रहीं कि जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में वापस लेके वो आए और एक बार फिर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली। और फिर उसके बाद तमाम बयान भी आए, तमाम बयानों पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। इन सभी मुद्दों पे आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद वसीम भाई। मैं चाहता हूं कि आप आजमगढ़ से हैं, हमारे गृह जनपद से हैं, तो हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त परिचय देने पहले। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में करीब 2015 से सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं और कई बार कई मुद्दों पे पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने मुझे सलाह दिया और बहुत सारे मुझे मार्गदर्शन भी मिलते रहे लोगों से। और 2015 या 16 से ही मैं लगातार काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। पार्टी ने मुझे मेरी मेहनत को और मेरे डेडिकेशन को देखते हुए मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। तो अब पहला सवाल, क्योंकि संक्षिप्त परिचय होने के बाद अब पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि सामने अब 24 का चुनाव है, निकाय चुनाव भी उसके पहले होंगे, तो क्या तैयारियां हैं पार्टी की? इस बार क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो भी चुनावी प्रक्रिया है, पार्टी लगातार कोई चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, पार्टी के अपनी तरफ से पूरी तैयारी पार्टी करती है। और जहाँ तक निकाय चुनाव का सवाल है, पार्टी उसमें अपना स्ट्रेटजी बनाई है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, जैसे ही आरक्षण क्लियर होगा, पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से पार्टी काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। अक्सर जैसे तमाम पार्टियां हैं, अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका भी यही कहना है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग सिर्फ चुनाव में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद वो रसातल में चले जाते हैं, कहीं उनका पता नहीं चलता, उनकी कोई तैयारी नहीं होती। जबकि बीजेपी के लोग 24x7 वाला उनकी राजनीति होती है, 24 घंटा वो राजनीति के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तमाम कार्यशालाएँ आयोजित होती हैं। इन सब मामलों में समाजवादी पार्टी या दूसरे दल काफ़ी पीछे रहते हैं। इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, ये सब चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उनके कुछ टीवी चैनल्स के द्वारा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारी पूरी पार्टी
बहुत ही समर्पित ढंग से हर चुनाव में लड़ती है। और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो है विपक्ष का कोई नेता अभी पूर्वांचल दौरे पर नहीं आया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजीपुर, बनारस, इन जिलों में दौरे शुरू कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल झूठ है, अफवाह है। पार्टी लगातार काम कर रही है। यूपी सरकार में बहुत सारे मंत्री हैं, दयाशंकर सिंह हैं और तमाम लोग तो आते जाते रहते हैं, दानिश अंसारी हैं, ये सारे मंत्री तमाम जगहों पे आते जाते रहते हैं, बिल्कुल चुनाव की तैयारी वाले मोड में आते जाते रहते हैं। देखिए, उनका चुनाव तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ पोलराइजेशन को लेकर रहती है और हमारी तैयारी जो है ज़मीनी तैयारी रहती है समाजवादी पार्टी की। और लोगों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए काम की बात करती है समाजवादी पार्टी। और वो काम को लेकर के, चाहे आप डायल 100 की बात करें या एम्बुलेंस की बात करें या तमाम सुविधाएं, जो लैपटॉप की सुविधाएं और एक्सप्रेसवे या हाईवेज़ की सुविधाएं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, तो हम लोग ज़मीनी बात करते हैं, ज़मीनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला में सिर्फ धार्मिक प्रयोगशाला उनकी है, धर्म की तैयारी करते हैं। लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ काम उनका धार्मिक उन्माद कैसे फैलाना है, लोगों में सांप्रदायिक झगड़े कैसे कराने हैं, कैसे एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैलाना है, उनकी राजनीतिक तैयारी इसी को लेकर रहती है। तो धार्मिक पिच पर आपके भी नेता खेल रहे हैं, बुरी तरह से खेल रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी हुई रामचरितमानस के एक चौपाई को लेकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने बयान पे अडिग हैं और तमाम उलटफेर देखे गए हैं इसी एक बात को लेकर के। नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये उनका, देखिए, चौपाई हुआ या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हुआ, उसका समाजवादी पार्टी ने कभी कोई विरोध नहीं किया। और रह गई इस पर्टिकुलर चौपाई को लेकर के जो हमारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ये इस चीज़ों पे अगर लोगों के मन में ये भावना आ रही है, अब 97% पॉपुलेशन के मन में अगर ये भावना कहीं न कहीं से अगर आ रही है कि इससे जो है शूद्र समाज का, पिछड़े समाज का, दलित समाज के ऊपर जो है एक निगेटिव मानसिकता अगर इससे पैदा हो रही है, तो इस पर कहीं न कहीं इसको विड्रा कर लेना चाहिए, जनभावना को ध्यान में रखते हुए। बाकी हमारी पार्टी जो है भगवान राम को और रामचरितमानस को, दोनों को पूरा सम्मान देती है और हम लोग भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, जितने भी भगवान हैं सब में विश्वास करती है, सबको पूजा करती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे लोग ऐसा सोच रहे थे कि जब उन्होंने, जैसे बिहार से शुरू हुआ ये मामला, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य एग्रेसिव हुए इस चीज़ को लेकर के, अभी भी स्टैंड पे अपने क्लियर हैं। कई बार उन पे स्याही वगैरह भी फेंक करके और तमाम, आपने देखा एक डिबेट के कार्यक्रम में वो गए थे, वहाँ पे हाथापाई भी हुई, उसकी भी नौबत आ गई। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद लोगों को लगा था कि हो सकता है समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि अव्यवस्था फैला रहे थे, उनके जो भी क्रियाकलाप थे, लोगों का ये मानना था। लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना करके, साधु संतों ने भी इस बात को खुल करके कहा कि स्वामी का कद बढ़ा करके अखिलेश यादव ने साधु संतों का अपमान कर दिया और उनको समझ में आएगा आगामी चुनाव में। देखिए, इस तरह की जो बातें उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बिल्कुल गलत है। अगर देखिए, इसी भारतीय जनता पार्टी में एक जो आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कद बढ़ाया गया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, संजय निषाद इन्हीं के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भगवान राम को लेकर कितनी आपत्तिजनक बात कही थी। माँ कौशल्या की उन्होंने अपमान किया और राजा दशरथ जी का अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया, इतना अपमान किया कि मतलब उसको कहा नहीं जा सकता, मैं तो नहीं कर सकता अपने मुंह से। इस तरह के अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद संजय निषाद कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। उस पे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जो ताल्लुकात रखने वाले तथाकथित साधु संत हैं, उनको उनकी तलवार नहीं निकलती है संजय निषाद के लिए। और चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के बेटे हैं, मौर्य समाज के बेटे हैं, वो अगर कोई किसी बात को लेके उन्होंने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उस चौपाई पे विचार करने के लिए कहा, तो उनके लिए तलवार, भाला और क्या क्या इनाम रखा जा रहा है गर्दन काटने के लिए, तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो क्या ये मान लिया जाए कि चौपाई के बहाने पिछड़ों और दलितों की राजनीति में अब अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है समाजवादी पार्टी? नहीं, देखिए, ये सब बातें नहीं हैं। हम लोग अपने काम की बदौलत जनता में जाना चाहते हैं। जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, जो लैपटॉप बांटे हैं, जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं, वर्ल्ड लेवल का एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो एम्बुलेंस दिया 102 108, जो डायल 100 की सुविधा दिया है, इन कामों को लेकर के हम लोग जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच बड़ी ऊंची है। उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान, अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। तो इसी थीम पे उन्होंने लगभग प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का उन्होंने एक परिकल्पना की थी और उसके मूर्त रूप भी दे दिया था लगभग।
लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए थे जिसको आज तक योगी सरकार नहीं पूरी कर पाई, और जो भी उनके काम थे उन पे फीता काट रही है। तो हम लोग अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने यही आपसे जानने की कोशिश की कि क्या अब SC ST या OBC की राजनीति करके अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है, और आप फिर विकास की तरफ लेके गए, जहाँ पे आपको 17 में भी हार का सामना करना पड़ा। आपने जो सारे काम अभी मुझे बताए, ये तो 17 में भी आप लोगों ने बताया था, 22 में भी बताया था कि इस बार गलती नहीं होगी, हम अच्छे से समझा देंगे जनता को कि अखिलेश यादव ने कौन कौन से विकास के काम किए। उसके बावजूद दोबारा चुनाव में आपको हार मिलती है। तो कहीं ना कहीं जनता भी तो इन सब मुद्दों को नहीं देख रही। जनता भी वही जाति और धर्म के आंकड़ों के आधार पर अपने नेता को चुन रही है, अपने विधायकों को चुन रही है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या SC ST OBC की राजनीति में अब पूरी तरह से खुल करके समाजवादी पार्टी खेल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के मैं फिर वही बात कहूँगी, समाजवादी पार्टी एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्षरत है, जहाँ पे छोटे बड़े सबका सम्मान हो, जिसका जो उचित स्थान हो उस स्थान के उसके हिसाब से उसको अधिकार मिले। हम लोग जातिगत जनगणना की मांग इसीलिए कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, ताकि कौन कितने उसकी संख्या कितनी है और उस संख्या के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिल जाए। तो इसको जो है, अब इसको आप पिछड़ी की बात करें या दलित की बात करें तो वो आपकी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी यही कहती है कि जो पिछड़े हैं, जो शूद्र समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, उनको जो उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम लोग इस पिछड़े समाज को, दलित समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको धर्म के नाम पे या तमाम तरह की बातें बरगला करके आपका वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन जब 69,000 शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें 18,000 पिछड़े और दलितों का हक खा जाती है भारतीय जनता पार्टी। जब लेटरल इंट्रीज के माध्यम से लगभग 3,000 IAS इस देश में बनाए जाते हैं तो उसमें एक भी पिछड़ा दलित नहीं रहता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जिसको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है वोट लेने के लिए, और वोट लेने के बाद उनको लात मार देती है, तो इस समाज को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि अपने अधिकार को समझो और हकीकत जातीय जनगणना की बात आपने कही, तमाम जो नेता हैं वो कह ही रहे हैं। आपकी पार्टी में जिन महिला नेताओं को निष्कासित किया गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य पे टिप्पणी करने की वजह से, एक रोली तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पे हम लोग भी चाहते थे कि जातीय जनगणना हो और उसके आधार पर जो वंचित है, जो जिसे पिछड़ा समझा जा रहा है, उसके हक अधिकार को दिलाने की कोशिश हो। लेकिन उन चीज़ों को ना करते हुए धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने के लिए जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को खुला छोड़ दिया गया है, कहीं ना कहीं उससे पार्टी को नुकसान होगा। हम भटक रहे हैं अपने मिशन से। आपने सुना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था, स्पष्ट कहा था कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से निवेदन करेंगे कि वो जातिगत जनगणना की मांग उठाएँ, और पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उस हिसाब से जो भी वंचित रह गए हैं उनके अधिकारों को मिलना चाहिए। ये पार्टी की विशेष थीम है। हमने देखा है कि मान लीजिए पार्टी लाइन से मतलब कोई अगर नेता कोई बात रखता है तो ठीक है, वो तो बात आ जाती है पार्टी की। लेकिन अगर पार्टी लाइन से उसका खंडन नहीं होता है, ये नहीं कहा जाता है किसी बड़े जिम्मेदार नेता के द्वारा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्तिगत विचार हैं, पार्टी इससे कोई अपना मतलब इससे अपना कोई संबंध नहीं रखती या इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, तो ऐसी दशा में माना जाता है कि चलिए पार्टी की ये सोच नहीं है। इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट अखिलेश जी की तरफ से नहीं आया, तो क्या ये माना जाए कि स्वामी के बयान ही अखिलेश के बयान है? नहीं, इस मामले में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस मामले में हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय शिवपाल यादव जी ने अपनी बात रखी है। उस बात को आप लोग चलाइए, जो उन्होंने कहा था माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर कुछ बोला है। तो इस मुद्दे पे जब शीर्ष नेतृत्व बोल चुका है तो इसमें मुझे लगता है कि हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कहा था उन्होंने? शिवपाल जी ने कहा था कि जो है उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, ये पार्टी तो सर्वधर्म को मानती है, सर्वधर्म में विश्वास करती है, भगवान राम को मानती है, रामचरितमानस को मानती है। शिवपाल यादव जी ने कहा था, माननीय शिवपाल यादव जी ने, तो ये तो बहुत पहले ही कह दिया था हमारे शीर्ष नेतृत्व ने। तो जिस तरह से 22 के चुनाव के पहले अखिलेश जी ने परशुराम जी को लेकर के राजनीति की, जगह जगह कहा कि हम चौक चौराहों पे उनकी मूर्ति लगवाएंगे और कुछ जगहों पे स्थापित भी किया उन्होंने। तो जब ये कंट्रोवर्सी हुई रामचरितमानस की चौपाई को लेकर, उसके बाद दो महिला नेताओं पे कार्रवाई हुई, डॉक्टर ऋचा सिंह पे भी कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है, एक नकारात्मक संदेश समाज को जा रहा है? देखिए, जो जिन महिला नेत्रियों का आपने नाम लिया है, वो लोग कोई भी महिला नेत्री हो या कोई भी हो,
और बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, सबको अनुशासन में रह के ही कोई बात करनी होती है। अगर आप पार्टी में हैं, अगर समाजवादी पार्टी में हैं, तो पार्टी में रह के अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाएंगे तो ये तो क्षम्य नहीं है, या अनुशासनहीनता करेंगे तो क्षम्य नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, अगर अनुशासनहीनता करेगा तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। चलिए, ये तो हो गई बात। अब लौटते हैं सीधा उत्तर प्रदेश की राजनीति पे। कैसा चल रहा उत्तर प्रदेश में? बाबा के बुलडोज़र की बड़ी चर्चा है आजकल। देखिए, बाबा का बुलडोज़र जो है क्रूरता का प्रतीक बन गया है प्रदेश में, क्रूरता और दमन का प्रतीक बन गया है, क्योंकि इनका बुलडोज़र सिर्फ जो संवैधानिक रूप से उनके ऊपर जो संविधान ने हमें अधिकार दिया अपनी आवाज़ उठाने का, किसी चीज़ से डिसेंशन करने का, कि डिसेंशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप असहमति का अधिकार हमें संविधान देता है। अगर विपक्ष आपकी किसी बात से, विपक्ष का कोई नेता हो या विपक्ष का कोई कार्यकर्ता हो, अगर आपकी किसी चीज़ से असहमत है तो आप उस पर बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। अभी देखा आपने कुछ दिन पहले जो कानपुर में क्या घटना, कितना विभत्स घटना हुई कि एक जिंदा जो माँ बेटी जल गई कृष्ण गोपाल दीक्षित के परिवार की। तो इससे बड़ा जो है त्रासदी कुछ हो नहीं सकती है। चुनाव में आके बुलडोजर का प्रचार आपने किया, अब बुलडोजर के आधार पर वोट लिया, और वो बुलडोजर कर क्या रहा है? ये वंचितों को कुचल रहा है, ये जो आवाज़ उठाने वालों को, आपकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को कुचल रहा है, और ये निरीह लोगों पे बुलडोजर कुचल रहा। किसी आप बड़े ऐसा मतलब किसी भाजपा के बड़े नेता का नाम बताइए जिसके ऊपर बुलडोजर चलाएं बाबा जी। इनका बुलडोजर सिर्फ विपक्ष की आवाज़ बंद करने के लिए होता है। निरीह लोगों पे बुलडोजर चला के उनको प्रताड़ित करने का काम किया। इस तरह का कभी हुआ नहीं था। पूरे आप डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, और इस डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई सरकार एक गरीब ब्राह्मण परिवार के जाके उसका जलती हुई झोपड़ी गिरा देती है, और उसके उस झोपड़ी में उसके पत्नी और उनकी 22 साल की बेटी शहीद हो जाती हैं, जल के मर जाती हैं। तो इससे बड़ी त्रासदी मुझे तो नहीं लगता पूरे विश्व में कहीं ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा। तो ये बुलडोजर तो जो है बिल्कुल दमन का प्रतीक हो गया है। मुझसे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मिले थे। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का कोई नेता मिलेगा। कानपुर वाला कांड निसंदेह निंदनीय कांड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी गया था मिलने के लिए। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर कोई सपा का नेता मिले तो उससे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि जब बुलडोज़र मुसलमानों के यहाँ चलता है तब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कहाँ जाता है, किससे मिलता है। कहीं पे कुछ किसी का आता पता नहीं चलता। जिस तरह से इग्नोर किया जाता है मुस्लिम समाज को, और वोट लेने के समय सारे मुसलमानों का वोट लेने का प्रयास सपा करती है। तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि जब दीक्षित जी या किसी इस तरह के मामले नज़र आते हैं जो गैर मुस्लिमों के हैं, तो वहाँ समाजवादी पार्टी खुल करके जाती है, राजनीति करती है, उनके मुद्दों को उठाती है, उनके हक में आवाज़ उठाती है। लेकिन जब मामला मुसलमानों का होता है तो सांप सूंघ जाता है। नहीं, देखिए, ये सब बातें जो गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी हर उस समाज के लिए संघर्ष करे जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। हर उस समाज के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे कोई भी समाज हो। ये सब चीज़ें जो है गलत चीज़ हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी बात। हमारे ज़िले में ही यहीं से थोड़ी दूर पे कंदरापुर थाना अंतर्गत खिरिया बाग है। वहाँ पे 5वां महीना चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं। किसान कह रहे हैं कि हमको एयरपोर्ट नहीं चाहिए। क्यों नहीं आपके विधायक इन मुद्दों को उठाते हैं? क्यों नहीं सदन में उसको रखते हैं ताकि इस पर चर्चा हो? किसान परेशान है। किसान तो अब धमकाने लगे हैं कि अगर कोई वोट मांगने आ गया, महिलाएं कह रहे थे, तो हम तो डंडा लेके स्वागत करेंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। 10 विधायक हैं आपके, आप लोग चर्चा नहीं करते हैं। महिलाओं का आरोप है कि क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के विधायक आते हमारे यहाँ, हमारी बातों को सुनते और जाके उसे सदन में रखते। देखिए, समाजवादी पार्टी जो भी अवसर मिलता है, जहाँ भी अवसर मिलता है, लोकतांत्रिक ढंग से इस मुद्दे को उठाने का काम करती है। अभी आपने देखा होगा जो विधानसभा सत्र चला है इसके पहले, उसमें हमारे लगभग 3 से 4 विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया, बड़ी मजबूती से उठाया। दुर्गा प्रसाद यादव जी ने उठाया, बानी नफीस अहमद जी ने उठाया, बेचई सरोज जी ने उठाया, सारे विधायकों ने मुद्दा उठाया। सड़क पे हम लोग कई बार यहाँ के प्रशासन से, लोकल लेवल पे डीएम एसपी से, कमिश्नर से जाके मिल चुके हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के बीच जाकर कभी कोई बात, किसानों के बीच जाके समाजवादी पार्टी कितनी बार, हमारे जिला अध्यक्ष जी गए वहाँ पे, कितनी बार हमारे विधायक जी लोग गए, हमारे सब विधायक वहाँ पर जा चुके हैं, सारे विधायक वहाँ पे जा चुके हैं बारी बारी से। कई बार तो गए, हमारे जिला अध्यक्ष जी गए हैं, कई बार माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी गए, नफीस भाई कई बार गए हैं। ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक
किसानों के साथ खड़ी है और मजबूती से खड़ी है। जो भी संघर्ष करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को किसानों के लिए करेगी, पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं पीछे हटेगी समाजवादी पार्टी। देखिए हमारा संघर्ष का ही इतिहास रहा है। ये जो लाल टोपी आप देख रहे हैं ना, संघर्ष का प्रतीक है लाल टोपी। और समाजवादी पार्टी कभी संघर्ष पीछे नहीं हटती है, न तो किसी से डरती है। आरोप तो लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब उस संघर्ष का रास्ता भूल चुकी है। नहीं, हम लोगों का डीएनए में ही संघर्ष है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में संघर्ष है और संघर्ष हमेशा वंचितों के अधिकार को पाने के लिए, पिछड़ों के अधिकार को पाने के लिए, दलितों के अधिकार को दिलाने के लिए, ये सब जितने भी समाज के लोग हैं, इस सबके अधिकारों को दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती आई है, सड़क से लेकर संसद तक, और लगातार करती रहेगी। इस बात की गारंटी। एक समय ऐसा था कि जब देश की संसद में समाजवादी पार्टी के काफ़ी सांसद हुआ करते थे, फिर उसके बाद 17 का इलेक्शन आया, उसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी हार हुई। 19 का इलेक्शन आया, 38 पे बसपा के साथ समझौता हुआ। मुलायम सिंह जी ने कहा कि 38 से तुम पहले ही हार चुके हो। उसके बाद 5 पे वो संख्या पहुंच गई। फिर उसके बाद 22 के चुनाव में बुरी तरह से मतलब कह लें कि हार हुआ और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्तासीन हुई। फिर उसके बाद 24 का चुनाव है। अब आप वही फिर सड़क गिनाएंगे, फिर वही कहेंगे कि विश्व स्तर का हमने एक्सप्रेसवे बनाया, तमाम चीज़ें की। आप सारी बातें बताते हैं लेकिन जनता समझ नहीं पाती। तो 24 को लेकर के क्या तैयारी है, किस तरह से इस बार जनता को आप समझाएंगे ताकि समाजवादी पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा सके या उससे कुछ बेहतर कर सके? आप शायद भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में लगभग 20 साल से बाहर थी सत्ता के, तो उन्होंने 20 साल से बाहर थे सत्ता से। हम लोग तो देखिए 2 टर्म, पिछली बार तो 2017 में चुनाव हम लोग का गड़बड़ हुआ और इस बार थोड़ा सा हम लोग पूरा मेहनत किए, लेकिन चूंकि सरकार ने, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का इतना दुरुपयोग किया कि जिसका ये परिणाम रहा कि समाजवादी पार्टी बहुत मामूली अंतर से हारी है चुनाव। इस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। चुनाव आयोग जैसा संस्था, अब बताइए 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग के जो चीफ हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, उनकी नियुक्ति सरकार कर दे रही है अपने आदमी को बैठाने के लिए। तो ये जो सरकारी मशीनरी का गड़बड़ियों से या इन आरोपों से निपटने के लिए पार्टी ने कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनाई है? देखिए समाजवादी पार्टी हर स्तर से, मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे सड़क से लेकर सदन तक, न्यायपालिका से लेकर हर तरफ तक इनके साथ इनकी जो गलत नीतियां सरकार की और जो गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं, जो पोलराइजेशन करके चुनाव जीतते हैं, समाजवादी पार्टी हर चीज़ का जवाब देगी। तो क्या 24 को लेके कोई तैयारी वारी शुरू की है पार्टी ने? बिल्कुल तैयारी युद्ध स्तर पे हमारी पार्टी ने शुरू कर दी है 24 को लेकर के। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार दौरे कर रहे हैं और हम लोगों को जो भी जिम्मेदारी देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो भी जिम्मेदारी पार्टी के स्तर से मिलती है, हम लोग उस जिम्मेदारी पे खरा उतरने का प्रयास करते हैं। जिस भी कार्यकर्ता को, जिस भी नेता को, जिस भी पदाधिकारी को जो भी जिम्मेदारी पार्टी दे रही है, सब लोग उस 2024 को चुनाव को देखते हुए अपनी पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव लड़ने का काम करेगी। 22 में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आप लोगों का गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का, और 22 का मुख्यमंत्री लेकर के मैं आया हूं, इस तरह की कई स्पीचेस ओम प्रकाश राजभर ने दिया। और फिर उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो ओम प्रकाश राजभर ने सारा हार का ठीकरा जो है वो अखिलेश यादव के सिर पर फोड़ दिया। और उसके बाद जो लोकसभा उपचुनाव हुआ आजमगढ़ में, उस पर तो खुल करके उन्होंने कहा कि घर बैठ करके कोई राजनीति नहीं की जाती है, कमरों से, एसी के कमरों से बाहर निकलना होगा। तो लगता है कि ओम प्रकाश की बात कहीं ना कहीं सही है या ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर के गलती हो गई थी? देखिए एक गाना है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो देखिए ओम प्रकाश जी हमारे साथ थे और आज वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या चीज़, कुछ चीज़ें तो भाजपा प्लांट करके उनसे बुलवाती है कि आप ऐसे बोलिए। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। गठबंधन के समय क्या मानते हैं कि भाजपा से कुछ इंटरनल था उनका? अब ये सब बातें देखिए मैं नहीं कुछ कहूँगा अपने मुँह से, लेकिन जो स्टेटमेंट्स उनके आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आफ्टर पोल इनके आने शुरू हुए, वो कहीं न कहीं से ये इसका इशारा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। तो ये बात समझने में अखिलेश यादव या उनके जो कोर कमेटी के लोग हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं बार बार? नहीं, हम लोग फेल नहीं होते, हम लोग विश्वास करते हैं। समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत नेक दिल इंसान हैं, बहुत ही लोगों पे विश्वास करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो हम लोगों पे विश्वास कर लेते हैं और लोग अगर विश्वासघात करते हैं
तो विश्वासघात करने वालों का क्या इलाज है, जनता उनको जवाब देगी। तो 24 के इलेक्शन की तैयारी या निकाय चुनाव की तैयारी के लिए ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोगों को मिला है कि किस तरह से लड़ना है? कुछ संकेत हैं कि कुछ गठबंधन वगैरह होगा या अकेले ही लड़ना है? नहीं, देखिए, अब निकाय चुनाव को लेकर के या जो भी आने वाले चुनाव है, इसमें हम लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं है कि क्या गठबंधन होना क्या नहीं, उसके लिए तो पार्टी ऊपर से कुछ ऐसा इशारा मिला है? नहीं, पार्टी की सिर्फ यही है कि आप हम लोगों को यह निर्देश है कि आप ज़मीनी स्तर पे काम करिए, लोगों के बीच जाइए, लोगों के बीच समाजवादी पार्टी की नीतियों को समझाइए और उनकी समस्याओं को सुनिए और सुन के जो भी हो सकता है जिले स्तर से हर अधिकारी के यहाँ, जिस अधिकारी के यहाँ से समस्या पैदा हो रही है उस समस्या को उस अधिकारी के यहाँ जाके उसका सॉल्व कराइए समस्या। ये सब है पार्टी का और लगातार हम लोग इसको 5 साल करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और जो पार्टी का जो इंस्ट्रक्शन है चुनाव को लेकर पूरी तैयारी चल रही है और युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। जैसे आम जनता के बीच आपने जब 17 का इलेक्शन लड़ा, 22 का लड़ा, 19 का लड़ा, तो विकास का मॉडल लेके गए, जनता समझ नहीं पाई, तमाम चीज़ें हुई, चुनाव हार गए। तो ऊपर से क्या क्या हिदायत मिली है, किन चीज़ों का बात करना है, जनता को क्या समझाना है, क्या बताना है? कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बनाया है या ऐसे ही जनता से मिलना है? देखिए, समाजवादी पार्टी में फिर कहूँगा सिर्फ हमारा नारा था काम बोलता है और काम की बात ही समाजवादी पार्टी हम लोगों को जब शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश मिलता है उसमें स्पष्ट रहता है कि आप किसानों की बात करिए, आप नौजवानों की बेरोजगारी की बात करिए, बढ़ी हुई महंगाई की बात करिए। ये सब चीज़ें समाजवादी पार्टी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस समाजवादी पार्टी उस पर हमेशा सरकार को घेरने का काम करेगी। आपको लगता है कि जनता को काम बोलता वाला नारा याद है? 12 से 17 के बीच का वो दौर याद है जब तमाम आप लोग जो काम गिनाते हैं, एम्बुलेंस से लेकर के 1090 और डायल 100 वगैरह, तो योगी आदित्यनाथ जी ने 112 कर दिया, तमाम बसों का रंग भी बदलवा दिया, तमाम चीज़ें करवा दी, जो समाजवादी एम्बुलेंस से उसका भी नाम बदल दिया। तो जनता को याद कहाँ है वो सब? देखिए, जनता को कब तक बरगलाएंगे? देखिए, एक होता है ना कि भ्रम में डालना। अब भारतीय जनता पार्टी का ये है कि वो जनता को भ्रम में डाल के वोट लेती है। ये ज़मीन पे इनका कोई भी एजेंडा 2014 में जो मोदी जी सत्ता में आए थे, जिन एजेंडों की बात उन्होंने किया था, एक भी एजेंडा उनका पूरा नहीं हुआ। या 2017 में ये जो योगी जी जो एजेंडा लेके आए थे, एक भी एजेंडा पूरा नहीं किए। तो जनता को सिर्फ ये लॉलीपॉप दे करके चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का ये स्पष्ट मानना है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे लगातार उठाइए। जनता को हो सकता है कि ये जो बरगलाने वाली चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगी, तो जनता अपनी हानि और लाभ दोनों का असेसमेंट करेगी जनता। तो जनता आज नहीं तो कल हमारे साथ आएगी। आखिरी सवाल है मेरा अशोक जी आपसे। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है। 24 का इलेक्शन सामने है और उत्तर प्रदेश से ही कहा जाता है कि सत्ता की सीढ़ी लोग चढ़ते हैं केंद्र वाली राजनीति की, और यही उत्तर प्रदेश का चुनाव डिसाइड करता है कि देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा या किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो खैर चलिए, आपके कामकाज, आपकी पार्टी का कामकाज तो काफ़ी पुराना हो गया। क्या आपको सत्ता पक्ष में कौन कौन सी ऐसी कमियां दिखती हैं जिसको लेकर के आप लोग जनता के बीच संवाद करेंगे? देखिए, जो भी चीज़ें कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। जैसे मोदी जी जब आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब ये बताइए महंगाई की क्या स्थिति है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 2022 बीत गया, किसानों की आय की क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं, कितना सुसाइडल रेट बढ़ गया है किसानों का। और इन्होंने कहा कि महंगाई पे फेल हैं, बेरोजगारी पे 45 साल का रिकॉर्ड जो है NSSO के ऑफिस से जो हम लोग RTI के माध्यम से जारी हुआ, हम लोगों को मिला कि 45 साल में बेरोजगारी का दर जो हाईएस्ट रेट है। तो ये सारी देखिए, इनके पास कोई चीज़ है ही नहीं करने के लिए। ये देखिए, बुलडोज़र लेकर के किसी का मकान गिरा देंगे। जातिवाद जो कहते थे ना, हमारी सरकार में जातिवाद का आरोप लगाते थे। मैं तो हमारी पार्टी ने कई बार सूची जारी किया था कि इस 75 जिलों में कितने जात के, एक जात विशेष के अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। ये सरकार जाति देख के अधिकारियों की नियुक्ति भी करती है और जाति देख के कार्रवाई भी करती है। अपराधियों तक में धार्मिक और जातीय भेदभाव करके कार्रवाई करते हैं। तो इस सरकार की कमियां अगर गिनाने बैठ जाए तो कई पेज भर जाएंगे। और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है कि जनता के बीच में हमें जाके सरकार के बारे में क्या बात करनी है। तो चलिए, हमने बात किया अशोक यादव जी से, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, क्योंकि चुनावी मौसम है और 2024 का
चुनाव भी उसकी तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। तो हम ऐसे ही तमाम नेताओं से समय समय पे बातचीत करते रहेंगे और जनता के मुद्दों की भी बात उनसे पूछेंगे। उनकी पार्टी की क्या नीति है, क्या रीति है, किस तरह से वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के लिए उनके पिटारे में क्या है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करके जनता को हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जनता जब वोट दे करके आती है तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि यार हमसे गलती हो गई, हमने कुछ और चीज़ के लिए चुना था, हो कुछ और गया। तो ये हमारा जो प्रयास होगा, एकल प्रयास होगा, हम जनता की बात सभी पार्टियों के नेताओं से पूछेंगे, करेंगे और जनता के लिए उनके पास क्या है, उनकी पार्टी के पास क्या है, जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।